अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ENI न्यूज़ और मैं हूं राशिद खान। आज मैं मौजूद हूं शाह नवाज़ भुट्टो कॉलोनी, थाना ख्वाजा अजमेर नगरी। और मेरा कब में आप देख सकते हैं ये वो घर है शेरोज़ का जो 11 मुहर्रम को यहीं पर करीब एक गारमेंट कंपनी है जहां पर इलेक्ट्रिक का काम करने गया और वहां पर उससे करंट लगा और वो 20 मुहर्रम को शहीद हुआ, हॉस्पिटल में उसका इंतकाल हुआ। मज़ीद हम मालूमात लेते हैं। यहाँ पर एक एनी शाहिद भी हमारे साथ मौजूद है कि असल वाक़या हुआ क्या था, कि शहरोज़ कैसे वहाँ गया, क्या काम कर रहा था और आया। कि कुछ लोगों का कहना है कि वो कुंडा लगा रहे थे, लेकिन अभी हमारी उनकी फैमिली से बात हुई है तो जो उनके मौके वो भी आपके सामने लाएंगे। मज़ीद यहाँ पर जो इस वक्त जो एनी शाहिद मौजूद है, एक जो उस टाइम मौजूद था जहाँ जो उनकी वीडियो बना रहे थे, उनसे हम चल के बात करते हैं कि असल वाक़या क्या था। आए उनसे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इसाक, जो उस वाक़े के एनी शाहिद हैं। इसाक से बात करते हैं कि असल में उस दिन हुआ क्या था। ये हमें थोड़ा डिटेल से बात करेंगे, बात बताएंगे हमें कि असल उस वक्त वाक़या रूनुमा क्या हुआ था। इसाक, उस दिन क्या हुआ था कि शेरोज़ की जो उसको करंट लगा, जो जल गया, वो तकरीबन 60% उसको जिस्म उसका जला और 9 दिन बाद उसका इंतकाल भी हुआ। तो उस वाक़े की थोड़ी सी डिटेल हमें बताएं। ये जी इसाक साहब हैं जो उस वाक़े के एनी शाहिद, उनसे बात करते हैं हम। ये बड़े भाई, ये बात ये है। और यहाँ पे बिजली जो एक बंदे ने यहाँ कुंडा समझ लो वो लगा रहा था घर के अंदर मीटर से, उसको पता चल गया, कारखाने वाला था ना, वो तार ऊपर से खींच रहा था, जो फेंक रहा था वो तार उस आइटन से लग गया, वो धमाका कराया। उस टाइम हम मौजूद है, लेकिन हमने पूछा वो बड़ा ऐसे थे, वो कारगर लगा हुआ था बिजली का, उसने जो तार यूं फेंका वो तार के साथ लग गया, उसी से करंट लग गया उसको बेचारे को। अभी 1 हफ्ता 12 दिन जिंदा था, फिर इंतकाल हो गया बेचारे को, गरीब था। मुझे अब ये बताएं कि लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि वो कुंडा डाल रहा था। क्या वो आया कुंडा डाल रहा था? नहीं, कुंडा नहीं थे, लेकिन ये मीटर का तार ऊपर कारखाने तक लेके जा रहा था, लेकिन कुंडा इतना बड़ा तार है, कुंडा कैसे लगाएगा यार। बिल्कुल हाई टेंशन की तार है, 11,000 वोल्ट की जो मेन तार है वो है ना ये तो। जी वो है। और ये है उसका गलती नहीं, उसने वो यहाँ से कैसे कुंडा लगा सको, बड़ा तार है, 1,33,000 वाट इसके अंदर, ये 11,000 तार है, और इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है इसके अंदर। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, जो लोग वहाँ पर वीडियो बना रहे थे उन्होंने उस बच्चे को रेस्क्यू नहीं किया, नीचे उतार कर नहीं लेकर आए, हॉस्पिटल नहीं लेकर के? और कितनी देर वो जो शेरोज़ है वो ऊपर तड़प रहा था, कितनी देर तक शेरोज़ ऊपर तड़पता रहा है? वो कम से कम 10-15 मिनट वहाँ तड़पता रहे, फिर बाद में गाड़ी आया, फिर रशिया में ले गया उसको, एम्बुलेंस में भी नहीं, रशिया में ले गया अस्पताल। फिर वहाँ अल्लाह जाने 12 दिन जिंदा थे, 12 दिन के बाद इंतकाल हो गया बेचारा। नहीं, उनकी जो वालदा का कहना है कि उनकी वालदा को ऊपर भी नहीं जाने दिया, कि ये हकीकत है कि उनकी वालदा को ऊपर नहीं जाने दिया, उनके भाई को ऊपर नहीं जाने दिया? ऐसे तो इतना पता नहीं है, लेकिन जो हमारे आंखों के सामने जो हुआ है वो इस तरह वाक़या हुआ। उस टाइम जमरात बाज़ार लगा हुआ था, मैं अपना काम में लगे हुए थे, जो धमाका हुआ हम लोगों को खुद हैरान हो गए, ये घर में सिलेंडर फटा, क्या हो जाए गली के अंदर, शोर रंजस वाला भी आया, पुलिस वाला भी आया। लेकिन बाद में पता चला एम्बुलेंस वाला 3-4 आया, लेकिन वो बेचारे वहाँ पड़ा रहते हैं 10-15-20 मिनट छत के ऊपर, फिर वो बेचारे को ले गया गाड़ी वाला, रश्के में ले गया उसको। जी, जैसे कि आपने देखा, इसाक का कहना है कि सितम ज़रफ़ी ये है कि 15 से 20 मिनट तक वो मासूम बच्चा ऊपर तड़पता रहा है, जलता रहा है, लेकिन उसको कोई रेस्क्यू नहीं किया गया और वो आखिर वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। 9 दिन तक वो अस्पताल में अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ता रहा, लेकिन बिल आखिर हार गया। अब आगे चल के मज़ीद मैं आपको वो कारखाना या फैक्ट्री भी दिखाता हूँ, उसके ऊपर से जो तार जा रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ कि कितना डिस्टेंस था तार का और छत का। मज़ीद आगे चले, हमारे साथ रहें, मज़ीद वहाँ पर यानी शायद उनसे भी बात करेंगे हम। बिल्कुल, मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ उसी कंपनी में, उसी गारमेंट कंपनी में जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या जो रूनुमा हुआ। ये वो मीटर है, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, ये वो मीटर जिसको कनेक्शन करने के लिए जो शेरोज़ है वो यहाँ पर आए थे। ये वो कातिल मीटर कहना चाहिए इसको, ये कातिल मीटर है जिसके काम करने के लिए शेरोज़ यहाँ पर आया था। और ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो हाई टेंशन के तार हैं, मेरे 2 फुट या 3 फुट का डिस्टेंस होगा छत से उसका। तो यहाँ पर ऊपर इसी छत के ऊपर वो शेरोज़ जो काम कर रहा था, अभी ये बंद पड़ा हुआ है, ये कारखाना, इनको ताला लगा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको ये बता दूं कि ये ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया है
और ना ही कोई कमर्शियल प्लाट है ये एसटी की पट्टी है, गैर कानूनी यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले कंपनी बनाई हुई है। ये 3 पोर्शन इन्होंने दिए हुए हैं, 2 पोर्शन है, 3 पोर्शन उन्होंने किराए पे दिए हुए हैं। ये छोटी छोटी कॉटेज इन्होंने गारमेंट्स कंपनियाँ बनाई हुई हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि ये गैर कानूनी है। मज़ीद जो है शेरोज़ के जो बहनोई हमारे साथ मौजूद हैं, हमज़ा उससे भी बात करते हैं कि असल में उस दिन हुआ क्या था। और ये लोग आए तो यहाँ पर जो है कंपनी के मालिक थे, कोई हाजी साहब करके हैं, या इनके जो ठेकेदार थे, दीगर जो यहाँ पर लेबर थी, उनका क्या कहना था। अच्छा हमज़ा, मुझे आप ये बताएं, जब आपको ये वाक़े का पता लगा, आप कहाँ पर थे और कितनी देर में आप यहाँ पहुँचे, और यहाँ पर जब आए तो ये कंपनी वाले ने आपको क्या रिस्पॉन्स दिया। मुझे इसी बात का तो अफ़सोस है कि मैं पहुंच नहीं पाया। मैं एक साइड पे नाज़िराबाद में काम कर रहा था। मुझे आइडिया नहीं हो पाया कि मैं कैसे नहीं आ पाया, वरना मैं यहाँ पे जो है एक हल्का मचा देता। सारा काम जो है वो अनलीगल कराया गया। इस कंपनी की जो मैडम है उसने अनलीगल बात करी कि ये 1,58,000 बंद है, ईएसटी लाइन बंद है। सबसे बड़ी ब्रीफिंग गलत ये दी गई। और उसने मेरे साले ने, टेक्निकल मेरा साला था, काम सारे जानता था, उसने बोला मैं काम ऊपर से नहीं करूँगा, मैं काम नीचे से करूँगा। तो उसके सुपरवाइज़र ने कहा कि ये यहाँ से कुंडा लोग डालते हैं पीछे वाले, आप ये ऊपर से छत से करें काम। तो उसने बोला ये तो ईएसटी चल रही है, मैं नहीं करूँगा। कह रहे कि 9 बजे ऑन होगी, अभी ये ऑफ है, आप बेफिक्र होकर काम करें। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि शेरोज़ को अंधेरे में रखा गया कि अभी ये लाइन ऑफ है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, हाई टेंशन तो कभी ऑफ होती ही नहीं है। उन्होंने जाहिर ये किया कि ये अपना पीछे पे काम चल रहा है, वर्किंग चल रही है, और मैं खुद देख के आई हूँ, इसमें शार्ट डले हुए हैं, और मैंने आगे रिपोर्ट ली है कि 9 बजे ऑन होगी। और वो कम से कम भी जो है वो 3:30 बजे उसने शुरू किया है, और ये वाक़या पेश आया है, और ये ऑन हो चुकी थी। मेरे साले को जो है मोबाइल में इंडिकेट किया गया, और जो है उस हाई टेंशन ने उठाया, ऊपर उठा के फिर नीचे जो है फेंका है। 2 लोगों को और फ्लैश लगे। सारा काम इस कंपनी के ख़िलाफ़ है। जो इन 2 लोगों ने वीडियो बनाई है मेरे साले के पहुंचने से पहले और मेरी सास के पहुंचने से पहले, उनके ख़िलाफ़ तो मैंने कानूनी कार्रवाई कर दी है, उनके ख़िलाफ़ मैंने एफआईआर कटवाई है। इंशाल्लाह कानून देखेगा, कानून के बाद अल्लाह देखेगा। मेरे बस में होगा तो इंशाल्लाह मैं खुद देखूंगा। वो तो है, ठीक है, वो तो कानून अपना काम ज़रूर करेगा, हमारा कानून इतना कमज़ोर नहीं है। मुझे अब ये बताएं, जब यहाँ पर आपकी जो सास हैं वो आई, आपकी वाइफ, या आपके जो दूसरे साले छोटे, या आपके जो दूसरे रिलेटिव हैं वो आए, तो क्या रिस्पांस मिला यहाँ पर, उन कंपनी वालों ने रिस्पांस क्या दिया उनको। उन्होंने बोला मेरा साला काम करके जा चुका है और ऊपर कोई भी नहीं है, और मेरा साला ऊपर तड़प रहा है, पूरा जला हुआ पड़ा हुआ है। और जिनको नेयर मिस हल्की सी लगी हुई है हाथ के ऊपर और जिसको पाँव के ऊपर, उसको लेके जो है ना उस कंपनी की मैडम का शौहर लेके भाग रहा है, और जो है वो वहाँ पर गरीब पड़ा हुआ है। गरीब जो है जब गया, 15 मिनट के बाद मेरी सास ने गेट पीटा, उसके बाद ऊपर चढ़ी, लोगों ने रोका कि कोई नहीं है, कोई नहीं है। वीडियो अपलोड हो गई उल्टी सीधी। उसके बाद उसको उठाया है, चादर में डाला है। काश उसको मिट्टी में डाल देते, काश उसके जिगर ख़त्म ना होता। सोचे तो सही, या खुदा वो वीडियो ना बनाते वो लोग बेगैरत। खुला कह रहा हूँ, मेरे सामने आए मैं कत्ल करूँगा। वो बेगैरत वीडियो नहीं बनाते, उनको लेके तो जाते, उसको मिट्टी में डाल देते। नहीं डाला। सोशल मीडिया में अपने आप को टिकटॉक के ऊपर हाई लेवल करने के लिए वीडियो बनाई और छोड़ के नीचे आ गए। मेरी सास मेरे साले के साथ लेके उसको चावला पहुंची, चावला वालों ने मना कर दिया। फिर सिविल गए, फिर आगे हॉस्पिटलों में गए। जी बिल्कुल, अभी चलते हैं जो शेरोज़ के अहल खाना है उनसे भी बात करेंगे। उनकी वालदा सिस्टर हैं जो यहाँ पर आई थी, यानी शायद यहाँ पर आई, उसके बाद क्या वाक़या हुआ। अभी चलते हैं शेरोज़ के घर, उनकी वालदा और उनकी सिस्टर से बात करते हैं और देखते हैं कि उनकी एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। एफआईआर का नंबर पूछते हैं और किस किस को इन्होंने उसमें नॉमिनेट किया है, वो डिटेल से बात करते हैं। उनके अहल खाना से चल के हमारे साथ रहे। जी, इस वक्त शेरोज़ की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। शेरोज़ की वालदा से बात करते हैं कि असल में उस दिन वक़्वा हुआ क्या था, शेरोज़ को कैसे लेकर गए, क्या बोलकर लेकर गए, और जब ये वहाँ गई, इनको वाक़े का पता लगा, तो इनको ऊपर जाने दिया या नहीं जाने दिया, ये इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमें बड़ा अफसोस हुआ शेरोज़ का कि अल्लाह ताला ने उनकी मग़फ़िरत करे, हम दुआ करते हैं। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि उस दिन हुआ क्या था, शेरोज़ को क्या बोलकर लेकर गए थे हाजी साहब जो बता रही हैं, कंपनी के जो मालिक हैं, क्या बोलकर लेकर गए थे, और जब ये वाक़या रूनुमा हो चुका था, फिर उसके बाद आपको इत्तला आई, आप वहाँ गई, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया था आपको। वो घर के अंदर बैठे हुए थे, दरवाजे पे आए, हाजी साहब ने बुलाया था। पहले चौकीदार से बुलाया, फिर ठेकेदार से बुलाया,
वो कहने लगे मैं नहीं काम कर रहा। 3-4 दफ़ा उन्होंने मना करा, फिर उसके बाद उसको उनको लेके चले गए काम करने के लिए। वायरिंग का काम है, थोड़ा सा यार कर दो वायरिंग का काम। उसने बोला मैं नीचे से वायरिंग करूँगा, कहने लगे नहीं ऊपर से कर दो। ऊपर से क्योंकि ना लोग कुंडा डालते हैं ना, तो तुम पाइप में करके ना वायरिंग इस तरह से कर दो कि कोई कुंडा ना डाले। बस 7 बजे का ही टाइम था, यानी कुछ टाइम था, 7 बजने में एकदम धमाका हुआ। तो एकदम मेरी जान निकल गई हाथों पैरों की। मेरा दूसरा बेटा मेरे घर में था, मैंने उसको आवाज़ लगाई शमरोज भाई काम करने गए ऊपर। तो वो मेरी आवाज़ तो उन्होंने सुनी नहीं, वो पीछे की साइड पे भागे कि धमाका हुआ। तो देखो पीछे भाई खड़ा हुआ था, है या नहीं है भाई। वो जाके वो पीछे जाके गली में जहाँ आप गए थे वहाँ पे गए, जब देखा तो उन्होंने फिर वापस भाग के आए। मैंने फिर बाहर पूछी लोगों से, मैंने कहा मेरे शेरोज काम करने गया था भाई है, मेरे शेरोज काम करने गया था भाई है। किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद मेरा बेटा आया, मैंने बोला शम्मू शेरोज ऊपर है भाई, काम करने गया था। ये भागे भागे ऊपर गए तो इनको कोई जाने नहीं दे रहा ऊपर। कहने लगे शेरोज काम करके जा चुका है, नाम लेके बोले शेरोज काम करके जा चुका है। इसने बोला नहीं मेरे भाई ऊपर ही है। ये ज़बरदस्ती ऊपर चले गए। उन्होंने देखा तो जले पड़े हुए थे, फिर ये वापस ऊपर से नीचे आए। सबसे पहले शेरोज के ऊपर जो जला हुआ था आपकी फैमिली में से किसने देखा था? शमरोज ने। शमरोज आपको जो छोटा बेटा है? जी, वो भागे भागे आए। उन्होंने बोला अम्मी भाई का हाथ जल गया। उन्होंने ये नहीं बोला कि अम्मी भाई पूरा जल गया, क्योंकि अम्मी को संभालूंगा कि मैं भाई को संभालूंगा। क्या अम्मी भाई का हाथ जल गया। मैं फटाफट भागी गई, ये भी खड़ी हुई थी, मैं ऐसे नंगे पैर भागी गई दुपट्टा ओढ़ के। लोगों को हुजूम लगा हुआ था तो मुझे जाने नहीं दे रहे। वहाँ के लोग नीचे भी खड़े हुए थे, वो भी कहने लगे शेरोज जा चुका है काम करके। और जो ऊपर का मालिक थे, वो क्या नाम है फैक्ट्री का मालिक, वो दरवाजे पे खड़ा था। मैंने कहा नहीं मेरे बेटा ऊपर ही है। मेरे बेटे ने भी खुद बताया वो ऊपर ही है, वो भी उसके कपड़े लेने गए तो वो कुंडी लगा के ऊपर चला गया। फिर मैंने ज़ोर से दरवाज़ा बजाया, मैंने बोला नहीं मेरा बेटा ऊपर है। फिर लोगों ने भी दरवाज़ा बजाया तो फिर मैं ऊपर गई, देखा तो मेरा बेटा जला पड़ा हुआ था। तो उसके बाद जैसे आपने देखा अपने बेटे को, तो हॉस्पिटल जब आप अपने बेटे को लेकर गए तो कंपनी के जो कोई मालिक था या कोई ठेकेदार था या कोई जिम्मेदार आदमी आपके साथ गया हॉस्पिटल? नहीं, कोई भी नहीं गया, हमारे किसी ने साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि मेरा बेटा उस पर चादर डाल के उसको अपने हाथों से उठा के लेके आया, यहाँ बिठा ला। लोग कहने लगे उसको मट्टी में दबा दो। वो कहने लगा मेरे किरण नहीं लगाए, मैं जला हूँ, मेरे को मट्टी में नहीं दबाओ। पूरा छिला हुआ था, पूरा जख्मी हुआ था, चूर चूर हुआ था, खून निकल रहा था। यानी उसमें इतना हौसला था, वो कह रहा था मैं जला हुआ नहीं हूँ। फिर मेरा बेटा उसको घर में लेके आया, फिर हम दोनों उसको रक्शे में डाल के लेके गए। एम्बुलेंस को बुलाया, एम्बुलेंस नहीं आई। फिर हमारे बाद आई एम्बुलेंस सारी, फिर हम रक्शे में डाल के लेके गए। वहाँ से पावरस की चुरंगी से हमने एम्बुलेंस करी, खुद उतरे रक्शे से, एम्बुलेंस पर खुद चढ़े। फिर उसके बाद आपके साथ कंपनी का कोई बंदा भी नहीं था? कोई बंदा नहीं आया, जबकि हाजी बेटा था और मोहल्ले के जो अफराद थे वो थे? जी, हाजी साहब जो है ना, उनका एक चौकीदार और एक ठेकेदार ऊपर उसके साथ काम करवा रहे थे। तो ठेकेदार के ना हाथ और थोड़ा सा पैर जला, तो वो पैर हाथ लेके नीचे उतरा वो, तो हाजी साहब ने उसको बाइक पे बिठाया और उसको फौरन हॉस्पिटल लेके चले गए। और मेरा बेटा पूरा जल चुका था, उसको देखा भी नहीं कि और भी कोई काम कर रहा था। किसी और को भी उन्होंने बुलाया था काम करने के लिए, पर किसी ने नहीं देखा। फिर हम दोनों माँ बेटे लेके गए, किसी ने भी हमारी हेल्प नहीं करी। जबकि मैडम भी नीचे थी और हाजी साहब भी नीचे थे, पूरी फैक्ट्री नीचे थी काम, वो सारे बाहर भी खड़े हुए थे, किसी ने हमारी हेल्प नहीं करी। फिर हम चावला जब लेके गए उसको, उन्होंने बोला इसके अंदर तक जला है, इसके अंदर से खून जल गया है। हाँ, उसके नाक के बाल तक जल गए, ये हम नहीं लेंगे इसको बड़े हॉस्पिटल लेके जाओ, उसको सिविल लेके जाओ, वहाँ पे इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम उसी रक्शे में नीचे आए, एम्बुलेंस नहीं आ रही थी। फिर हम वहीं से हम लोग रक्षा करा। कहने लगा मम्मा कम से कम आधा घंटा वहाँ पर भी बैठा रहा। फिर एकदम चीख के बोला, व्हील चेयर पे बैठा हुआ था, चीख के बोला मम्मा मैं मर जाऊँगा, मुझे ले चलो। फिर हमने फौरन रक्षा करा, हम लोग रक्षा पे लेके भागे। फिर मेरे से कंधा यहाँ लगा के कहने लगा सर लगा के मम्मा मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं बोला शहनाज, तुम ऐसे नहीं बोलो। फिर मेरा बेटा छोटा वाला भी ना रोने लगा, भाई ऐसे नहीं बोलो तुम,
मैंने कहा बेटा सब सही हो जाएगा, मैं पढ़ पढ़ के भूख रही हूँ, हम पहुँच जाएंगे जल्दी। अच्छा, आप दोनों अकेले थे? अब माँ बेटा और एक आपका जो शेरोज था, और आप दोनों तीन बंदे थे सिर्फ? हाँ, तीनों रक्षा में हम तीनों गए बस, और हमारे साथ कोई भी नहीं गया। सब वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर भी जब बाहर उसको रखा ना, उसने गोद में लाके नीचे बिठा रहा तो वीडियो बनाने लगे लोग। फिर उसने दरवाजा बंद करके अंदर बिठा लिया। सभी को पता है, महल्ले वाली सारी लेडीज वेडीज आई थी, सब देख रही थी उसको। और उसकी टिकटॉकें बनाई जा रही थी ऊपर, टिकटॉकें बनाई जा रही थी मेरे बच्चे की। तू ऊपर कैसे आया, तुझे कौन लेके आया है ऊपर? अगर मैं टिकटॉक पर अगर वो कुंडा डाल रहा था तो हाँ, नहीं, मैं आपकी बात करूँ, कुंडा तो वहाँ डाल ही नहीं सकता। मैं पूरा विजिट करके आ चुका हूँ, क्योंकि वो हाई टेंशन के तार है, उसमें तो कुंडा डाल ही नहीं सकता ना। वही तो, मतलब चौकीदार और ठेकेदार क्या कर रहा था अगर मैं कुंडा डालना था तो? हाजी साहब ने कुंडा डालने के लिए भेजा तुम लोगों को भी, उस पर इल्जाम लगाया गया, उसका तमाशा बनाया गया। अगर वो वक्त पे पहुंच जाता ना हॉस्पिटल तो शायद वो बच जाता। बड़ी उम्मीदें दिला रहा था हमें, मम्मा मैं आ जाऊंगा, मम्मा मैं ठीक हो गया, आ जाऊंगा, तो फिक्र नहीं करो, मैं सबको देख लूंगा। ये जो आंसू है ना, आंसू जो एक माँ के आंसू बह रहे हैं, जो भी इसमें जिम्मेदार है ना, जो भी इसमें जिम्मेदार हैं, वो अगर इस जहाँ में वो कुछ पैसे दे के, रिश्वत दे के, सोर्सेस लगा के किसी भी तरह से अगर बच जाएंगे ना तो बच जाएं। लेकिन इस माँ के जो आंसू हैं ना, रोज़े क़यामत उनको हिसाब देना पड़ेगा। बेहतर यही है कि जो भी इस वाक़े का ज़िम्मेदार हैं वो आएँ। शेरोज़ तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो आएँ, इस माँ की दादरसी करें। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, शेरोज़ इस पूरे घर की कफ़ालत भी करता था। यहाँ तक कि जो उनकी सिस्टर हैं उनकी भी कफ़ालत, तकरीबन उनके बच्चों के लिए भी वो कपड़े लट्ठा चप्पल जो लेता था। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताऊँ, ये मकान है किराए का, इसका किराया भी देना है। अच्छा, जो शेरोज़ के छोटे भाई हैं वो अभी अंडर एज है, मेरे ख्याल से 18 साल के भी शायद नहीं है अभी वो स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि अब इनकी कफ़ालत कौन करेगा? ऑलरेडी ये बेसहारा हैं, एक या बेटा रह गया, बेटी थी उनकी शादी हो गई है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो एक एक इनका आंसू जो गिर रहा है ना, इसका आपको रोज़े क़यामत हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ अगर आप बच जाएंगे, जाहिर सी बात है, सोर्स लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, बचा लेंगे अपने आप को। लेकिन इस माँ की जो आंसू निकल रहे हैं, जो इनके दिल से हाय निकल रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, उनका आपको हिसाब देना पड़ेगा। वहाँ ना रिश्वत चलती है, ना पैसा चलता है, ना सोर्सेज चलते हैं। वहाँ सिर्फ हक सच की बात होती है, और हक ये है इनके साथ नाजायज़ में इनका बेटा शहीद हुआ है। तो जो भी इस वाक़े के ज़िम्मेदारान हैं वो इनके पास आएँ, जो भी इनकी दादरसी कर सकते हैं उनके पास आके इनसे मिलें, इनकी जो मदद कर सकते हैं, जिस तरीके से मदद कर सकते हैं वो करें। मैं फिर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि रोज़े क़यामत हिसाब होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, पुलिस की क्या कारकर्दगी है? अब तक आप पुलिस से मुतमईन हैं? आपकी एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, उस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे DIG वेस्ट से, तो इंशाल्लाह ताला आपकी आवाज़ हम आगे तक लेके जाएंगे। अब आप पुलिस से क्या चाहती हैं, गवर्नमेंट से क्या चाहती हैं कि क्या रिलीफ दिया जाए, किस तरह आपके साथ ताउन किया जाए? मैं ये कहती हूँ, ये जिन्होंने इस तरह से करा है, मेरे बेटे की वीडियो बनाई है, जो मेरे बच्चों को होते साथ ही मेरे बच्चों को लेके नहीं गए, उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए ना। क्योंकि मेरा बेटा जिस तरह से मुझे आज दिला के और तड़प के ऑक्सीजन में ख़त्म हुआ है, मैं भी चाहती हूँ, मेरे तो दिल से बददुआएं निकलती है लोगों के लिए। अभी मज़ीद बात करने की कंडीशन में नहीं है शेरोज़ की वालदा। अभी उनकी सिस्टर से हम बात करेंगे, उनकी बहनोई से हम बात करेंगे कि मज़ीद जो अब तक क्या कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, कानूनी कार्रवाई के हवाले से उनसे बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं शेरोज़ की सिस्टर, वालदा तो उनकी बात करने की पोजीशन में नहीं है, कोशिश करते हैं कि उनकी सिस्टर से बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब तक जो आपकी कानूनी कार्रवाई है उससे आप कितनी मुतमईन हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो मुतल्लिका थाना अजमेर नगरी, वो आपको अभी तक क्या रिस्पॉन्स दिए होंगे? कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जितने हम लोग चक्कर काट रहे हैं हमारे लिए बेकार है एक तरीके से। क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही इंसान आके यहाँ से आके बस यहाँ की
इंक्वायरी करके चलेगा, दोबारा अब तक कोई नहीं आया। जब से ये वाकया हुआ है एक दफ़ा सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यहाँ पर आया है। जी, अच्छा, वो यहाँ पर आया तो उसने क्या इन्वेस्टिगेशन की है? मेरे ख्याल से बस बाहर से कुछ लोगों से इन्वेस्टिगेशन करी और वो चले गए। आप लोगों से कोई बात की उन्होंने? जी, कहा था कि कुछ जैसे गवाहों को लेकर आप यहाँ आए, पर यहाँ पर आपको पता है कोई अपने अपने घरों में है, ऐसे मतलब हालात है ऐसे कि कौन जाएगा हमारे साथ, कौन जाएगा। अब आपसे पुलिस क्या कह रही कि गवाह लेकर आए? जी, गवाहों को लेकर आए। अब कौन जाता है किसी के मामलों में? आजकल तो जाहिर सी बात है अपने अपने घरों के मामला इंसान देखता है, कोई किसी के मामला में कहाँ पड़ता है। तो कितनी दफ़ा आप लोग थाने जा चुके हैं और मुतल्लिका जो SHO है उसने क्या यकीन दहानी दिलाई है आपको कि अगर आप गवाह लेकर आएँ तो फिर हम आपके जो केस है उस पर काम शुरू करेंगे? जी, तीजे के बाद में हम गए हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ पे हमें बोला गया कि आप FIR कर पाएँ इंशाल्लाह होगा, पर वहाँ पे FIR हमारी दर्ज नहीं की गई और कहा गया था कि दूसरे दिन हम आएंगे इंक्वायरी के लिए और कोई भी नहीं आया। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद फिर हमने दोबारा जो है मीडिया के साथ उनसे रब्ता किया, थोड़ी सी सोर्स रहा कर, तो फिर जो है अब ये आए थे ऑफिसर ही, उसके बाद भी अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कोई अभी तक कोई आ नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपने FIR लॉन्च की है उसमें कितने बंदों को नॉमिनेट किया? तकरीबन 5 घंटे। नाम बता सकती हैं? जी, एक हाजी है जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं, और एक जो मामू थे जो बुला के लेके गए हैं वो थे जो ठेकेदार थे, और एक जो है चौकीदार है, और 2 बंदे शाहरुख और दानिश नाम के एक 2 बंदे हैं। अच्छा, शाहरुख और दानिश वो हैं जो वीडियो बना रहे थे? अच्छा, वो यहीं के रिहायशी हैं या आगे आपके आसपास में रहते हैं या कहीं कोई दूर से आते हैं? नहीं नहीं, यहीं के रिहायशी हैं, दानिश या दानियाल, मेरे को नाम नहीं हाँ, पता। दानियाल। जी, दानियाल। दानियाल बराबर से बराबर में यहीं पर ही रहते हैं, करीब में रहते उन्होंने क्या कहा आपको कि अच्छा वो लोग ऊपर क्या कर रहे थे? वो भी इसी कंपनी में एम्प्लॉयर हैं, काम करते थे? नहीं। हैं। नहीं, एम्प्लॉय नहीं है। तो वो ऊपर क्या कर रहे थे? जब मेरे भाई ऊपर गए, उन्होंने जब देखा है भाई को थोड़ी सी मतलब वो जब ये वाकया रूनमा हुआ तो वो यहाँ से ऊपर से वीडियो बनाने के लिए ऊपर वीडियो गए? बनाने के लिए ऊपर गए थे। जब मेरे भाई चादर लेने के लिए, शॉर्ट लेने के लिए नीचे आए, तो वो लोग वहाँ ऊपर चढ़ के उसकी वीडियो बना रहे थे, ना कि उसको हॉस्पिटल लेके जाए, ना कि उसकी मदद करें नीचे उतरने में, उसकी वीडियो अपलोड कर रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आप क्या चाहती हैं? हमारे चैनल के तवस्सुल से अगर आप कोई पैगाम देना चाहती हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, वज़ीर आला को, वज़ीर दिफा को, जो भी डिफेंस जैसे हमारी मिलिट्री है, आप क्या कहना चाहती हैं? आपको किस तरह का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए? आपको किस तरह वो केस को लेके चला जाए? आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज करना चाहती हैं? क्या डिमांड्स हैं आपकी? हम यही चाहते हैं कि बस हमारे भाई को इंसाफ मिले, किसी भी तरह बस उनको जो उसके जो ये 5 बंदे हैं इनको गिरफ्तारियाँ हों, और उसके वो इंसाफ में जो उसके ऊपर से लगे हुए ये सारे जो मतलब जो बातें हैं इसके ऊपर के कुंडा डालना था, ये सब इसके ऊपर नहीं, वो से तो हट देखें, जाए। वो तो क्लियर हो गया। नहीं, तो केसी ऑफिस वालों ने जो है पुलिस स्टेशन ने वो कहा है कि वो ये कुंडा डालना था। अच्छा, सितम ज़र्फी देखें पुलिस वालों की कि ये गए वहाँ अपनी FIR लॉन्च करने के लिए, एप्लीकेशन देने के लिए, उल्टा पुलिस वालों ने इनसे कहा कि आपके भाई के खिलाफ तो ऑलरेडी के इलेक्ट्रिक वालों ने जो है वो एप्लीकेशन दी हुई है कि ये वहाँ पर कुंडा डाल रहे थे। अब या तो के इलेक्ट्रिक वाले बेवकूफ़ हैं या जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो वहाँ बैठे हुए थे अफसरान थाने में वो बेवकूफ़ हैं, या फिर हम बेवकूफ़ हैं, देखने वाले बेवकूफ़ हैं। कि आज तक मुझे ये बताएं कि 11,000 वोल्ट मेन तार है। मैंने जैसे आपको वीडियो में मैं आपको दिखा भी दूंगा और देखा भी होगा आपने कि जब मैं उसको कवरेज कर रहा था जगह की, तो जो जगह थी जहाँ पर ये वाक़या रूनुमा हुआ उस कंपनी की, तो उसके ऊपर तारें मैंने आपको दिखाई। वो मेन हाई टेंशन की तार होती है, वहाँ पर कोई कुंडा नहीं डाल सकता। उसके इर्द गिर्द में कोई दूसरी कोई लाइन थी नहीं कि जिसमें कुंडा डाल सके, ऐसा ही है जी। और उसके अलावा तारों में पाइपिंग हुई हुई थी, पाइपिंग के साथ कौन बेवकूफ़ कुंडा डालता है? इनको इतनी भी सेंस नहीं है कि उसके पाइपिंग के साथ वो कुंडा डालेगा। एक तार नहीं, उसमें से कई तार जा रहे थे पाइपिंग के अंदर। इतना तो सेंस होना चाहिए ये इन लोगों को, पुलिस वालों को भी, और जो है इतना इलेक्ट्रिक वाले इतना इलेक्ट्रिशियन बने हुए हैं, इतना खोल के बैठे हुए, इतना बड़ा इदारा, इनको इतनी सी भी सेंस नहीं है
कि किस तरीके से कुंडा डाल सकता है पाइपिंग के साथ। आप देख सकते हो उसमें वीडियो में भी है कि पूरी पाइपिंग जा रही है, पाइपिंग के साथ तार हैं पूरे, तो कैसे वो कुंडा डालता है। अच्छा, आप ये देखें दूसरे स्क्रीन पर वीडियो चल रही होगी, उसकी जो पाइपिंग है वो आप देख सकते हैं कि पाइप बिल्कुल ये पाइप के अंदर ये तारें जा रही हैं। हुआ ये है कि जो शेरोज़ है उसने की तार खींची है, तो डिस्टेंस था मेरे ख्याल से 3 से 4 फुट का, तो तार जैसे खींची है, तार जाके लगी हाई टेंशन पे, और हाई टेंशन में तार टच होने के साथ ही जो है ना ये धमाका हुआ है और उसकी वजह से जो है ना शेरोज़ को ना नुकसान पहुँचे, जिसम उसका जल चुका था। और वहाँ पर फर्स्ट एड देने के बजाय, उसको हॉस्पिटल ले जाने के बजाय, वहाँ पर जो नीचे से जो लोग थे जिनके उन्होंने नाम बताया, दानियाल और एक दूसरा नाम जो उन्होंने बताया, वो नीचे मौजूद थे। उन्होंने जब धमाके की आवाज़ सुनी तो ऊपर गए, ना कि शेरोज़ को हॉस्पिटल लेके जाते। उन्होंने अपनी टिकटॉक फेमस होने के लिए वो वीडियो बनाकर वो उन्होंने फ़ौरन अपलोड कर दी नेट के ऊपर। अगर वो 15 से 20 मिनट या 25 मिनट का टाइम था, अगर उस दौरान अगर वो शेरोज़ को ले जाते तो मेरे ख्याल से वो बच सकता था। तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ ये। मज़ीद जो शेरोज़ का छोटा भाई है वो भी यही शायद है, उनसे भी बात करेंगे। तो शेरोज़ के छोटे भाई शमरोज़ मेरे साथ मौजूद हैं, जो मौके के दिन वहाँ मौजूद थे। यानी शाहिद भी हैं ये, इन्होंने जाके क्या देखा, सबसे पहले यही छत पर गए थे अपने भाई को देखने के लिए। अच्छा शमरोज़, मुझे ये बताया उस दिन हुआ क्या था जब आपको इतला मिली, आप घर पे ही थे, आप गए वहाँ, आपने क्या देखा और कितनी देर में आप ऊपर गए, आपको जाने दिया, और आप किस तरह अपने शेरोज़ को हॉस्पिटल लेकर गए? सबसे पहले मैं लेटा हुआ था, जब मेरे को धमाके की आवाज़ आई है तो मैं पीछे गली में गया तो कोई भी नहीं था, रश लगा हुआ था। मैं पीछे गली से यहाँ घूम के आया हूँ, तो घूम के आया तो वहाँ पे भी रश लगा हुआ था। जब मैंने देखा तो कंपनी के गेट के आगे सारे जमा हुए। जब मैंने उनको बोला ना कि ऊपर वाले फैक्ट्री वाले थे, उनको मैंने बोला कि मेरा भाई ऊपर है, तो उन्होंने मना कर दिया कि आपका भाई जा चुका है, काम कर जाए ऊपर। जब मैं उनसे लड़ झगड़ के गाली गुफ्तारी करके मैं ऊपर गया हूँ, तो मैंने अपने भाई की जो हालत देखी है ना, वो मेरे से देखी। ये शेरोज़ का लाडला था। शेरोज़ इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, हर बात इसकी मानता। अभी बात करने की कंडीशन में नहीं है, मैंने जैसे आपसे पहले कहा था अंडर एज है ये, तकरीबन 18 साल का भी शायद हुआ नहीं है शायद ये। मैं यही कहना चाहता हूँ, मुताल्लिका जो हुक्मरान हैं, जो अफसरान हैं, जो उसके ज़िम्मेदार हैं, जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, अच्छा अफसरान हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, इसमें नो डाउट। बिलखुसूस जो हमारे IG साहब हैं, गुलाम नबी मेमन साहब, बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, और वो हमेशा उन्होंने इन जैसे मज़लूम लोगों की साथ दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये प्रोग्राम देखने के बाद IG साहब इस पर फिर फॉर एक्शन लेंगे और इंशाल्लाह ताला इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अच्छा मुझे अब ये बताएं, देखिए आपका गम, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं आपके गम को समझ सकता हूँ, आप अपने गम को आप भी समझ सकते हैं। हमें अफसोस बहुत ज़्यादा हुआ इस बात का। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला आप सबको हिम्मत दे। इंशाल्लाह ताला जहाँ तक हो सका पूरी मीडिया टीम आपके साथ है, और आपकी आवाज़ हम आवाज़ बनेंगे इंशाल्लाह ताला जहाँ तक हमसे हो सका। अच्छा मुझे अब ये बताएं, जब आप ऊपर गए, आप ऊपर उस टाइम पर कितने बंदे मौजूद थे जब आप ऊपर गए, और वो क्या बातें कर रहे थे और उन्होंने आपको क्या बोला? ऊपर मैं जब गया हूँ तो ऊपर तकरीबन 6-7 बंदे खड़े हुए थे। जब मैं गया हूँ ना तो इस टाइम पे मेरे को कुछ नज़र नहीं आया अपने भाई के अलावा। जब मैंने अपने भाई को देखा, मैं बात से उल्टे पे नीचे उतरा हूँ, मैंने वहाँ यहाँ पे आया हूँ, मैंने कमीज शलवार ली है, कमीज शलवार लेके गया हूँ, तो भाई कहने लगा ये नहीं पहनूंगी, ये चिपक जाएंगे मेरी टीशा में। जब मैं वापसी आया फिर मैं शॉर्ट लेके गया, शॉर्ट भी कह रहा भाई मैं नहीं पहनूंगा, शॉर्ट नहीं पहना जाएगा। फिर मैं यहाँ आया हूँ वापसी तीसरे चक्कर में मैं जो चादर लेके गया हूँ, चादर में उसको ऊपर सर से लेकर पेट तक मैंने उसको लिपेटा ताकि किसी को शक्ल ना दिखे। मैं उसको लेके आया हूँ, यहाँ बाहर चबूतरे पे मैंने बिठाया उसको, तो लोग जो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी। दोबारा लोगों ने उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी। मैंने जो उसको फिर उठाया अपने हाथ से, वापसी उसको अंदर सहन में ले आया, अपने सहन में ला के मैंने मेन गेट बंद कर दिया। उसके बाद एम्बुलेंसों को फ़ोन किया, तकरीबन आया था 1 घंटा होने वाला था, एम्बुलेंसें नहीं आ रही। अच्छा एम्बुलेंस 1 घंटे तक एम्बुलेंस ही नहीं आ रही थी। जब एम्बुलेंस हम
हमने यहाँ से कोने पे निकले, हमने रक्षा किया, रक्षे में उसको बिठा लिया, चादर समेटी, चादर समेत उसको बिठा के हम दोनों लेके गए, मम्मा और मैं। भाई को ले गए पावर हाउस गए, पावर हाउस पे एम्बुलेंस की, एम्बुलेंस करके फिर वहाँ से सिविल लेकर चावला लेके चावला लेके गए। तो चावला वालों ने उनको मना कर दिया कि ना इनको बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है एडमिट की, क्योंकि इनके अंदर के नाक के बाद तक जल चुके। तो जब वहाँ से हम लोग निकले तो हमने तकरीबन वहाँ पे भी 1 घंटा इंतज़ार किया। कहाँ पर? चावला के नीचे एम्बुलेंस का इंतज़ार किया, फ़ोन करते रहे, कह रहे हैं यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं। वहाँ तक के पेट्रोल पंप पे जो इनका चीपा वालों का वो बना हुआ है हेड ऑफिस, वहाँ तक गए थे आप? वहाँ भी गया मैं भागता, मैंने बोला एम्बुलेंस है तो देते हैं, इमरजेंसी है। तो कहने लगे अभी नहीं है, 1 घंटे बाद आए। मैं फिर वहाँ से निकला, फिर मैं वापसी आया, मैंने वालिदा को बोला, मैंने बोला नहीं है इतने में। फिर भाई ने बोला कि मेरे को कुछ भी करो लेके चलो, मेरा दम निकल गया। जब उन्होंने ये बात बोली तो फिर नहीं रहा गया, तो फिर मैंने वहाँ से रक्षा किया, रक्षा करके वहाँ से मैंने उसको वहाँ से बिठाला। वहाँ से रक्षा में तकरीबन 8 से 10 चीपा वाले के दफ्तर पड़े। वहाँ से पूछते कि एम्बुलेंस है। वहाँ पे एक एम्बुलेंस वाला खड़ा हुआ था, एम्बुलेंस वाला गाड़ी धो रहा था, उसको बोला कि लेके चल लो, तो कह रहा नहीं मैं गाड़ी धो रहा हूँ, मैं नहीं ले जा सकता। फिर रक्षा वाले ने बोला बाजी टेंशन नहीं लो, डायरेक्ट हम सिविल जाइए। रक्षा वाला इतना अच्छा था कि रक्षा वाला डायरेक्ट सिविल लेके गया वो। तो वहाँ जाके उसका ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट होके फिर उसको दाखिल कर दिया वहाँ। माशाल्लाह से सही थे। दूसरे 2-3 दिन में रहा वहाँ पे मैं रहा, फिर वहाँ पे सही थे वो। उसके बाद जो है ना फिर आईसीयू में उनको शिफ्ट किया। आईसीयू में जब शिफ्ट किया ना तो उनकी जो हालत ख़राब हुई है ना, फिर उसके बाद वो 2 दिन का उनको टाइम दिया कि 2 दिन में जो है ये हालत देख लेंगे, दुआ करेंगे। तो दुआ तो माशाल्लाह से बहुत कर देते, तो बस अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी थी वो हुआ, उसकी ज़िंदगी पूरी थी। तो उसके बाद जो है फिर चावला वालों ने उनको जवाब दे दिया। रात में 2:30 बजे उनका इंतकाल हुआ, सिविल वाले। अच्छा मुझे ये बताएं, लास्ट टाइम जो अल्फाज थे शेरोज़ के वो क्या थे, आपसे क्या कहा उन्होंने? लास्ट टाइम एंड में 2 दिनों में वो होश में ही नहीं थे, जो आईसीयू में थे ना वो होश में नहीं थे। उससे पहले जो लास्ट टाइम आपकी उससे बात हुई थी, आप भी उनके पास थे ना? क्या काम उन्होंने? वो यही कह रहे थे कि मेरे साथ ऐसा सीन हुआ कि मैं खुद देख लूँगा। मैंने बोला भाई आपकी वीडियो बनाई थी, आपने देखा? उनको कह रहे हैं हाँ मैंने देखा, मैं हॉस्पिटल से सही होकर आ जाऊँ, मैं खुद करूँगा। उसके बाद जो है ना फिर दूसरे दिन जो है उनको वाइट सेल चढ़ा। वाइट सेल चढ़ने के बाद उनकी रात में तबीयत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल का एसी ख़राब हो गया, तो वो एसी के चक्कर में उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनको आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू में शिफ्ट करके फिर उसके बाद जो 2 दिन का उनको टाइम दिया वो घर लगा। जैसे कि आपने देखा, जो पूरे वाक़े से हमने आपको आगाह किया, इस पूरे वाक़े में एक चीज़ सामने आई है कि अगर हमारे मुल्क की रेस्क्यू बेहतर हो जाए, तो शायद कीमती जानें बच सकती हैं। जैसा भी शरोज़ के भाई ने कहा, शमरोज़ ने, कि तकरीबन 3-3.5 घंटे इनके ज़ाया हुए हैं बिल्डिंग से उतारते हुए। फिर यहाँ से हॉस्पिटल चावला लेकर गए, वहाँ फिर 1 घंटा और इन्होंने रुके, उसके बाद ये सिविल लेकर गए। अगर बर वक्त इनको रेस्क्यू मिल जाता तो शायद शरोज़ बच जाते, लेकिन शायद उनकी सांसें इतनी थी। एक सवालिया निशान है हमारी वेलफेयर के ऊपर, जो काफ़ी सारी हमारी NGOs काम कर रही हैं, उसके बावजूद भी जैसे भी इसने कहा 1 घंटा में मुसलसल वहाँ पर खड़ा रहा एम्बुलेंस के लिए। वहाँ पर एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। हालांकि मेन शहर है ये, ना कि वो गांव है, ना कोई ऐसी जगह है, ना कोई पहाड़ी इलाका है, ना कोई समुद्री इलाका है, गांव है, ना शहर है, मेन सिटी है ये। 24 घंटे यहाँ आमदोरफ़्त रहती है, लेकिन इनका कहना है कि 1 घंटा वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं थी। 1 घंटा यहाँ भी इंतज़ार किया, 1 घंटा यहाँ इन्होंने इंतज़ार किया, 1 घंटा फिर वहाँ चावला हॉस्पिटल के बाहर इन्होंने इंतज़ार किया। उसके बाद 1 घंटा तकरीबन लाने में इसमें लग गया। 3-3.5 घंटे उसके ज़ाया हुए। अगर फिलफोर अगर उसको ले जाया जाता तो शायद शरोज़ आज हमारे साथ मौजूद होते, लेकिन उनकी शायद ज़िंदगी इतनी थी। आगे ऐसा ना हो। मैं जो मुतल्लिका जो वेलफेयर इदारे हैं, बड़े बड़े इदारे हमारे, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, उनको अपनी सर्विस मज़ीद बेहतर करनी चाहिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी सर्विस को मज़ीद बेहतर करें। और सबसे आखिर में जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, बिलखुसूस जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी जो दाद रसी की जाए, इनके जो केस है इसको
ऑनेस्ट जो ऑफिसर उसके हवाले किया जाए ताकि वो अच्छी तरह इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे, इस केस को अच्छे तरीके से लेके चले ताकि आगे इस तरह का केस दोबारा ना हो सके। इसके जो भी मुल्ज़िमान हैं, जो मुजरिम हैं, उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए जो उन्होंने नाम लिया है। अगर कोई बेकसूर है तो उसको बिल्कुल मैं कहता हूं कि उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम किस तरह को कोई शेरोज़ अपनी ज़िंदगी की बाजी ना आ सके। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।